स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान की जो इतिहास वाली बुक है उसका दूसरा अध्याय भारत में राष्ट्रवाद। दोस्तों इससे पहले 3 वीडियो पहले पार्ट के अपलोड किए जा चुके हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, तो उससे आगे हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो बिना कोई देरी के हम शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, राष्ट्रवाद का मतलब ये होता है कि लोगों में अपने देश के प्रति प्रेम जागना या प्रेम जगाना, यानी वो कौन सी बातें हैं जिसके आधार पर कोई व्यक्ति या सारे जो लोग हैं वो अपने देश से प्रेम करते हैं। तो भारत में ये जो देश प्रेम है ये ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, लेकिन औपनिवेशिक काल के संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं। जब अंग्रेजों का शासन था तब भारत के लोगों में ऐसी भावना कब पनपी, वो कौन कौन सी चीज़ें थी, किन लोगों ने नेतृत्व किया, उन सब का जो है अध्ययन इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। तो बिना कोई देरी के शुरू करते हैं दोस्तों। दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी है। सीधी सी बात है कि जैसे नॉर्मली हर देशों में होता है कि कोई बाहर का कोई देश उनके ऊपर कब्जा कर लेता है, लंबे समय तक राज करता है, फिर वहाँ के लोग धीरे धीरे जागरूक होते हैं। जागरूक होने के बाद फिर वो विरोध प्रदर्शन करते हैं और आंदोलन करते हैं और उनके द्वारा अपने देश को आज़ाद करवाना चाहते हैं। ठीक ऐसी ही कहानी हमारे देश भारत की भी है। तो वो कौन सी बातें हैं जो लोगों को जोड़ने का काम किया भारत में, लोगों में वो भावना जागरूक करने वाली जो बातें हैं वो कौन सी हैं? तो एक तो थी उत्पीड़न और दमन, यानी सभी लोग जो हैं वो अंग्रेजों से परेशान थे, सब लोगों के ऊपर इस तरह से परेशान किया गया, उनका उत्पीड़न दमन किया गया। तो ये जो बात है वो लोगों में साझा भाव आया कि हाँ यार, हम सब परेशान इन लोगों से, किन से? अंग्रेजों से। तो जो विभिन्न समूह थे वो एक दूसरे से धीरे धीरे आपस में बंध गए, यानी उन्हें लगा कि जैसी मेरी परेशानी है, जैसी मेरी प्रॉब्लम है, वैसे ही दूसरे समूहों के, यानी किसान, मजदूर, महिला, अमीर, गरीब, गांव का हो, शहर का हो, सब जो लोग हैं वो परेशान थे। तो ये तो हुई बात जिन चीज़ों ने उनको एक किया। अब एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत थी और वो नेतृत्व प्रदान किया महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एक बड़ा संगठन था, 1885 में स्थापना हुई थी। बाद में महात्मा गांधी इसको लीड करते हैं और इन जो समूह की बात हमने की, अलग अलग जो ग्रुप ऑफ पीपल, जो लोगों का समूह था, उनको इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा कर दिया था। तो कहानी की शुरुआत हम करते हैं दोस्तों सन 1920 के दशक में। वो कौन कौन सी घटनाएं घटी जिससे लोगों में एकजुटता वाली बात जगी और वो भावना है कि हम सब एक हैं, हमें सब मिलकर संघर्ष करना और देश को आज़ाद करवाना है। तो यहाँ हम समझेंगे पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग, ये 3 चीज़ें हम देखेंगे। पहला विश्व युद्ध यानी दुनिया में ज़्यादातर जो देश है वो आपस में लड़े थे, 2 ग्रुप बन गए थे, और ये जो पहला विश्व युद्ध है वो यूरोप में लड़ा गया था। तो पहला विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? 1914 से 1918। विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी, यानी जब युद्ध हुआ, युद्ध के दौरान और युद्ध के बाद में, दोनों परिस्थितियों की बात हम कर रहे हैं, तो एक कुछ बदलाव आया आर्थिक तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर भी। क्या बदलाव आया कि हर देश का जो रक्षा व्यय है वो उसमें इजाफा हुआ, यानी वो बढ़ गया। जो रक्षा पर जो खर्च हो रहा था वो बढ़ गया। तो जाहिर सी बात है, हमारे यहाँ पे शासन किसका था? ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन में भी अपना रक्षा व्यय बढ़ाया और वो भारत के नाम से अपना रक्षा व्यय बढ़ा रहे थे। और युद्ध के नाम पे हर देश जो है वो कर्ज ले रहा था, क्योंकि युद्ध आसान नहीं है दोस्तों। एक तो मानवीय संसाधन जाते हैं, प्लस इतना खर्चा आता है कि वो उसे ज़्यादा लंबे टाइम तक अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो क्या हुआ? युद्ध के नाम पर कर्जा यानी उधार लिया गया, हर देशों ने ये किया नॉर्मली। तो भारत के संदर्भ में देखें तो भारत का भी इसी नाम से बजट बढ़ाया गया है ना, युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में वृद्धि, क्योंकि भारत पर जो शासन करने वाली सरकार थी वो ब्रिटिश सरकार थी, तो उन्होंने टैक्स में बढ़ा दिए। कब से कब तक? 1913 से 1918 के बीच में। प्रथम विश्व युद्ध के समकक्ष जो हैं भारत में लगातार वो टैक्स बढ़ा रहे थे, तो यहाँ के लोग परेशान। इसके अलावा सिपाहियों की जबरन भर्ती, अब खाली पैसों से तो युद्ध लड़ा नहीं जा रहा था, लोगों की भी जरूरत थी, सैनिकों की भी जरूरत थी। तो ब्रिटिश सरकार यहाँ से भारत में से लोगों को जबरन सेना में भर्ती करके लेके गए और वहाँ ले जाके इन सिपाहियों से युद्ध करवाया। तो लोग इससे भी परेशान, एक तो टैक्स बढ़ गया और एक जबरदस्ती लोगों को सेना में भर्ती किया जा रहा है। और क्या हुआ देखिए, 1918 19 और 1920 21, यानी ये 2 वर्ष 18 19 और 19 20, इसमें क्या हुआ? लगातार 2 साल ऐसे, 1 साल बीच में छोड़ दें तो फसल खराब हुई, खाद्य पदार्थों की लगातार कमी आ रही, और इधर महामारी फैल गई, फ्लू। तो ये सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आ रही है, मतलब
करों में वृद्धि हो गई, लगान यानी वो बढ़ा दिए गए हैं, जबरन सिपाहियों की भर्ती की जा रही है, इधर खाद्यान्न पदार्थों की कमी, और 1921 में दुर्भिक्ष अकाल यानी बहुत बड़ा अकाल पड़ा दोस्तों। और इस महामारी के कारण, अकाल और महामारी के कारण इस वर्ष पर्टिकुलर 1920-21 की बात है, 120 से 130 लाख लोग मारे गए, यानी 1.25 करोड़ लोग एक वर्ष में मारे गए, जस्ट इन चीज़ों की वजह से कि खाद्यान्न उपलब्ध नहीं है, अकाल पड़ रहा है, महामारियाँ फैल गई है। और अब तक आप भारत की जो जनगणना देखोगे दोस्तों, यहाँ नकारात्मक रही थी। जब से जनगणना 1872 से काउंटिंग की हर 10 वर्ष बाद में, तो भारत की जनसंख्या बढ़ी है, लेकिन 1921 में जनसंख्या घटी है 1911 के मुकाबले में। तो एकमात्र ऐसा वर्ष है जब जनसंख्या बढ़ने के बजाय घटी थी। कारण इतने लोग जो हैं, ये तो सरकारी आंकड़े हैं, वास्तविक आंकड़ों से शायद हम परिचित नहीं हैं। तो ये तो थी युद्ध के साथ परिस्थितियां। लेकिन अब बात हम देखते हैं कि युद्ध खत्म होने के बाद में भी लोगों की समस्याएं खत्म नहीं हुई। लोगों को लगा यार जब तक युद्ध है चलो ठीक है, थोड़ा बहुत स्ट्रगल है, लेकिन ये युद्ध खत्म होने के बाद में भी तो लोगों की समस्या समाधान नहीं हुई ना, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं। तो फिर इसका क्या नतीजा निकला, लोगों का रिएक्शन क्या था, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सत्याग्रह का विचार। पहले यहाँ सत्याग्रह का अर्थ समझ लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सत्य प्लस आग्रह। आग्रह मतलब निवेदन करना, रिक्वेस्ट करना, किसके लिए, सत्य के लिए। यानी मान लो कि आप सही हो अपनी जगह, तो एक तो है कि आपके खिलाफ कोई ऐसा शोषण कर रहा है या आप पे दबाव डाल रहा है या आपका एक तरीके से बोल सकते हैं उत्पीड़न कर रहा है, तो या तो आप हथियार डाल दो, हार मान लो कि भैया ठीक है मैं गलत हूँ तुम सही। और दूसरा तरीका ये कि मैं तो ठीक हूँ, मैं सही हूँ अपनी जगह, तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें मुझे मारना है, फांसी पे चढ़ाना, चाहे जो करना है करो, लेकिन मैं तो अपनी जगह ठीक हूं। तो ये जो विचार है कि आप अपनी जगह सही हो, उस पर टिके रहना, सत्य के ऊपर टिके रहना, ये है सत्याग्रह। तो भारत में जो है इस टाइम सत्याग्रह का विचार किसने दिया और कैसे लोगों तक वो विचार पहुंचाया, तो व्यक्ति थे महात्मा गांधी। तो सत्याग्रह का मतलब सत्य पर टिके रहना, है ना। तो महात्मा गांधी की बात करते हैं। महात्मा गांधी 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे, वकील थे, तो वहाँ पे केस लड़ने का और लंबे टाइम तक वहीं रहे। और वहाँ पे भी उन्होंने देखा कि वहाँ की जो नस्लवादी सरकार थी, जो काले और गोरों में फर्क करके शासन करती थी और काले लोगों के साथ शोषण करते, परेशान या उत्पीड़न उनका करते, तो वहाँ पे भी उन्होंने सत्याग्रह किया था। तो वो जनवरी 1915 में वापस आए थे। तो महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे, वैसे 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। इसीलिए प्रतिवर्ष भारत में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। कहाँ से आए थे, दक्षिणी अफ्रीका से। सत्याग्रह, सत्य की शक्ति पर आग्रह, यानी सत्य की जो शक्ति है उस पर आप निवेदन करना, आप टिके रहना। दक्षिणी अफ्रीका में भी उन्होंने नस्लवादी सरकार से संघर्ष किया था, किसने, महात्मा गांधी ने। अब महात्मा गांधी ने कहा कि मान लो ये व्यक्ति है, ऊपर से उत्पीड़न हो रहा, अन्याय हो रहा है, तो आपके पास दो रास्ते हैं, आप शारीरिक बल के द्वारा विरोध करो और या फिर आप अहिंसा का रास्ता अपनाओ। तो अहिंसा के साथ आप सत्य की बात पे भी टिके रहते हो, तो ये जो रास्ता है वो मजबूत है, ये महात्मा गांधी का मानना है। तो ये जो विचार है वो लोगों को दिए और उन्होंने कहा कि अगर आप प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता की भावना, पहले सत्याग्रह के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रतिशोध की भावना और आक्रामकता, इन दोनों को त्याग करना पड़ेगा, तब जाके क्या होगी, सत्य की जीत। इसका मतलब ये नहीं कि दुश्मन के सामने घुटने टेक दो, वो निष्क्रिय प्रतिरोध की आलोचना करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप डर के मान रहे हो तो इससे अच्छा हिंसा चुन लो फिर। तो महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह, ये तो था सत्याग्रह का विचार। क्या महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ किया और किन किन स्थानों पर किया, वो देखते हैं। तो महात्मा गांधी का भारत में जो पहला सत्याग्रह था वो सन 1917 में, चंपारण एक जगह का नाम है, बिहार राज्य में पड़ती है वर्तमान में। तो किसके खिलाफ किया वहाँ पे, वहाँ बागान व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने किया था। जो किसान संघर्ष कर रहे थे उनके हक में उन्होंने सत्याग्रह किया था। वहाँ नील की खेती करवाते थे जो अंग्रेज जबरदस्ती, और किसान करना नहीं चाह रहे थे। तो तिनकटिया पद्धति थी एक, बहुत डिटेल हो रहा है लेकिन फिर भी, तो जमीन के एक फिक्स हिस्से में नील की खेती करनी होती थी, किसान करना नहीं चाह रहे थे और अंग्रेज सरकार जबरन खेती करवा, तो वहाँ पे गए वो महात्मा गांधी और उन्होंने सत्याग्रह किया था। सफल हुए, किसानों की मांगें मानी गई। उसके बाद में वापस सन 1917 में खेड़ा गुजरात में अगेन किसानों के पक्ष में। प्रॉब्लम क्या थी, फसल खराब हो गई थी, प्लेग की महामारी फैल गई और लगान में छूट चाहते थे वहाँ के किसान, तो इस हेतु उन्होंने अगेन सत्याग्रह किया था। तो 1917 में चंपारण पहला सत्याग्रह, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह चंपारण बिहार। तो चंपारण नक्शे में भी कई बार पूछ सकते हैं और पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ ये भी पूछा जा सकता है। फिर देखिए दोनों सफल हुए। इसके बाद में जो मिल फैक्ट्री में काम करने वाले जो मजदूर थे
सूती कपड़े की जो कारखाना था वहाँ काम करने वाले मजदूरों के साथ गए और 1918 में उन्होंने अहमदाबाद में फिर से, गुजरात के अहमदाबाद में उन्होंने सत्याग्रह किया। तो 3 सत्याग्रह, चंपारण, खेड़ा, चंपारण बिहार में और खेड़ा और अहमदाबाद दोनों जो हैं गुजरात में, मजदूरों के हक में। यानी प्लेग महामारी फैल गई थी, उनको बोनस बढ़ाना था, इस तरीके से उनके हक में और उनकी जो शर्तें थी उनके एवज में उन्होंने सत्याग्रह किया और तीनों ही जगह लगभग सफल रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि देखिए, कुछ लोगों ने आलोचना की कि जो लोग लड़ नहीं सकते ना, जो डरते हैं, वो ऐसे अहिंसा की बात करते हैं। तो महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं, निष्क्रिय प्रतिरोध मतलब ऐसा नहीं कि डर के दुबक के बैठ जाओ, वो तो खुद भी इसकी आलोचना करेगी। डर के दुबक के नहीं, मतलब सामने वाला आपको कोड़े भी मारे तो आप कोड़े खाओ, लेकिन आप निडर रहो, आपको हिंसा नहीं करनी है, आप अपनी बात पे टिके रहो, चाहे आपको जान गंवानी पड़े। तो उन्होंने कहा निष्क्रिय प्रतिरोध है वो दुर्बलों का हथियार है। दुर्बलों मतलब जो निर्बल होते हैं, जो कमजोर होते हैं, उनका हथियार है। जो शक्तिशाली होता है ना, वो अहिंसा का पालन कर सकता है। हर कोई अहिंसा का पालन नहीं कर सकता है, ये ऐसा उन्होंने कहा। तो सत्याग्रह जो है शुद्ध आत्मबल है, यानी आपकी पर्सनल पावर है, हर किसी के अंदर ये नहीं होती ताकत। तो ये था सत्याग्रह, महात्मा गांधी के द्वारा किया हुआ। फिर एक घटना घटती है, एक चीज होती है सन 1919 में, रॉलेट एक्ट। एक्चुअली में दोस्तों, ब्रिटिश एक अधिकारी था सिडनी रॉलेट, उसने एक कानून बनाना चाहा। तो जल्दबाजी में एक कानून बनाया गया सन 1919 में। तो सिडनी रॉलेट ने बिल पेश किया, तो उस एक्ट का नाम रॉलेट एक्ट रख लिया गया। एक्ट मतलब कानून या अधिनियम, ठीक है। तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन, यानी भारत में जो अपने देश के हित में जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, आम लोग आंदोलन कर रहे हैं, उसको कुचलने के लिए कानून बनाया गया। उस कानून को नाम दिया गया रॉलेट एक्ट। कब बना? सन 1919। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा जल्दबाजी में पारित। इसको कानून को जल्दी जल्दी में पास किया गया था कि जो आंदोलन बढ़ रहा है, जो आम लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं रास्ते पे लेके आना, उनको सबक सिखाना, ये सब बातें करने के लिए उन्होंने एक कानून बनाया। इसको रॉलेट एक्ट कहा गया। क्या प्रावधान थे इसमें? देखो, इस कानून में ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से ये इतना चर्चित रहा? तो इसमें यह था कि राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में रखने का अधिकार। यानी ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार दे दिया इस कानून के द्वारा कि राजनीतिक कैदी का मतलब है कोई विरोध प्रदर्शन, हड़ताल या सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, आप उसे उठाओ और उठा के जेल में डाल दो, और 2 साल तक आप बिना कोई सुनवाई के आप उसे अरेस्ट करके रख सकते हो। तो देखिए, एक तरीके से सीधा सीधा जो आंदोलन बढ़ रहे थे ना, उसको दबाने के लिए ये कानून लेके आए। तो ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा करनी चाहिए। गांधी जी ने कहा अवज्ञा मतलब एक तो होता आज्ञा, यानी जो भी निर्देश मिले, जो भी चीजें, उनका पालन करना, और अवज्ञा का मतलब है जो भी निर्देश है, जो भी कानून है, उनको न मानना, है ना। तो गांधी जी ने कहा कि हम ये नहीं मानेंगे, हम अवज्ञा करेंगे, और नागरिकों को भी अवज्ञा करनी चाहिए। धीरे धीरे महात्मा गांधी आम जो नेता थे उससे एक तरीके से लोकप्रिय और जन नेता बनने की कगार पे थे, और लोगों के बीच में काफ़ी फेमस हो रहे थे। तो इसी कानून के विरोध में उन्होंने 6 अप्रैल को एक हड़ताल आयोजित की, और जगह जगह उन्होंने प्रसारित किया कि सारे लोग आओ, है ना, और सरकार का विरोध करो, इस कानून का विरोध करो। तो रेलवे, टेलीग्राफ जैसी सुविधाएं भंग हो गई थी, और सरकार ने क्या कर दिया? राष्ट्रवादियों का दमन किया। यानी जो जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उन पे लाठियां बरसाई, उनको पकड़ के जेल में डाला गया इसी कानून के तहत। और दिल्ली में गांधी जी के प्रवेश पर रोक लगा दी, और अमृतसर में विशेष चर्चा में रहा। 1-2 व्यक्ति थे, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया, जो बहुत प्रसिद्ध नेता थे, स्थानीय नेता थे। और अमृतसर में मार्शल लॉ, यानी एक तरीके से फौज का जो शासन है वो लागू कर दिया। आप ऐसे मान सकते हो कि कर्फ्यू लगा दिया, आम लोग बाहर नहीं आ सकते, 4 से 5 लोग इकट्ठे खड़े नहीं हो सकते, इस तरह का कठोर प्रावधान वहां पे लागू कर दिया। और वहां की कमान किसके हाथ में थी? जनरल डायर के हाथ में। ये सब होने के बाद में एक घटना घटती है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसको देखना, जलियांवाला बाग। तो पहले हत्याकांड तो बाद में देखते हैं, पहले जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? अमृतसर में। 13 अप्रैल 1919 को वहाँ पे एक त्यौहार था स्थानीय, वैसाखी का त्यौहार। तो सारे लोग वैसाखी के त्यौहार पे इकट्ठे हुए, और 2 चीज़ थी, एक तो त्यौहार भी था, और एक इस कानून के विरोध में लोग इकट्ठे हो रहे थे। उनके जो स्थानीय नेता थे उनको अरेस्ट कर लिया गया रॉलेट एक्ट के तहत ही। तो वो विरोध प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए। तो लोगों को मार्शल लॉ की जानकारी नहीं थी। एक तरीके से जो कर्फ्यू लगा था, फौज का जो शासन लगा था, उनकी जानकारी नहीं थी कि भाई 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, कुछ प्रावधान है उनको फॉलो करना पड़ेगा। आम लोग जो हैं इससे अनजान थे बेचारे। तो लोग दमनकारी कानून का विरोध प्रकट करने हेतु एकत्रित हुए, और कहाँ इकट्ठे हुए?
जलियांवाला जो बाग था, एक तरीके चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थी, वहाँ बीच में एक कुआं था और सारे लोग उसके इर्द गिर्द, यानी एक तरीके से धार्मिक स्थल या सामाजिक स्थल बोल सकते हैं, जहाँ पे जनरली लोग इकट्ठे होते हैं और बड़ी मात्रा में इकट्ठे हुए वहाँ पे। तो जनरल डायर के नेतृत्व वहाँ सैनिक वहाँ पे पहुँचे और चारों तरफ से घेर दिया और कुछ वार्न करके कुछ मिनटों बाद वहाँ फायरिंग का आदेश दे दिया और बहुत सारे सैकड़ों लोग मारे गए। अब सही जो आंकड़े हैं आज दिन तक दोस्तों बाहर नहीं आए, जबकि 1,500 लोगों के मरने की जो अनुमान है वो, जबकि सरकार ने 300 कुछ बताए, कांग्रेस की कमेटी गठित की गई वो 700-800 बताए। तो इस तरीके से वास्तविक आंकड़े बाहर नहीं आए, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग मारे गए वहाँ पे। तो ये जो हत्याकांड था इसको कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। कहाँ पे है? अमृतसर में। तारीख 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन। जलियांवाला बाग जगह थी, इसलिए इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। अब उत्तर भारत में जैसे जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर फैली, वैसे विरोध प्रदर्शन हड़ताल में तेजी आई। लोगों को लगा यार ये क्या बात हुई, मतलब हम बात कर रहे हैं, लोग बाहर आए, इसका मतलब आप गोलियां बरसा दोगे, आम लोगों को मार दोगे। तो लोगों में जागरूकता आ रही थी और लोग बाहर निकले सड़कों पे और जगह जगह हिंसा होने लगी। और हिंसा की वजह से गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया कि नहीं, हम हिंसा नहीं कर सकते हैं। और इसी टाइम जो है महात्मा गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर सारे लोग स्वराज के लिए बाहर आए हैं ना, सड़कों पे आए, तो हम 1 साल के भीतर भीतर स्वराज को हासिल कर सकते हैं। वो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे उसमें ये स्टेटमेंट आएगी इनकी। फिर रॉलेट सत्याग्रह एक बड़ा आंदोलन था, लेकिन केवल शहरों तक सीमित था। इसकी नेगेटिविटी ये है कि रॉलेट जो सत्याग्रह था वो लगभग पूरे देश में फैला था, बड़ा आंदोलन था, लेकिन केवल शहरों तक सीमित था, गांवों तक इसका कोई प्रभाव नहीं था दोस्तों। अब है खिलाफत। एक्चुअली खिलाफत को आप ऐसा ले सकते हो, खिलाफ या विरोध करना। तो किसका विरोध, किसकी बात की जा रही है यहाँ पे? एक और चीज है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? ये बार बार आपको लाइन याद रखनी पड़ेगी। प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 से 1918। क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध में एक तरफ ब्रिटेन था, एक तरफ तुर्की था। हालांकि ग्रुप ऑफ कंट्रीज थे, देशों के समूह थे, लेकिन तुर्की जो है ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहा था। तो ब्रिटेन और ये इनका पक्ष जीत गए। तो हारने के बाद में तुर्की के हारने के बाद, और जो तुर्की का जो शासक था उसको आपको याद रखना, उसका नाम, उसके पद का नाम खलीफा था। क्या था? खलीफा। तो और वो जो खलीफा था वो इस्लामिक विश्व का आध्यात्मिक नेता, यानी पूरी दुनिया में मुसलमान जो लोग थे वो अपना नेता मानते थे, आध्यात्मिक नेता, धर्म गुरु बोल सकते हो आप। तो बाकी पूरी दुनिया में जितने भी मुस्लिम लोग थे वो तुर्की के शासक को अपना धर्म गुरु मानते थे। अब तुर्की हार गया, तो अफवाह क्या फैली कि खलीफा पर सख्त संधि थोपी जाएगी और तुर्की का विभाजन भी कर देंगे और जो शासक हैं उसके खिलाफ कुछ ऐसी चीज़ें की जाएगी। तो लोगों को लगा यार ये सरकार, अब भारत में चूंकि किसकी सरकार है? ब्रिटिश सरकार। तो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लोगों ने, जो भारतीय मुस्लिम लोग थे, वो सड़कों पर उतर आए और उन्होंने खिलाफत करनी, खिलाफत मतलब विरोध करना शुरू किया। इसी आंदोलन को कहते हैं खिलाफत आंदोलन। तो किसके पक्ष में किया गया था? ये खलीफा के पक्ष में। किसके विरोध में? ब्रिटिश सरकार के विरोध में। किसने किया? ये भारतीय मुस्लिमों ने किया था। ठीक है, तो विरोध स्वरूप भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन किया। किसके विरुद्ध? अंग्रेजों के विरुद्ध। सन 1919 में बंबई में खिलाफत समिति या कमेटी बोल सकते हो, इसका गठन किया गया। मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दो अली बंधु है, अली भाई लोग हैं, इन्होंने अगुवाई की इस आंदोलन की। तो गांधी जी को लगा कि यार क्यों नहीं, अब मुस्लिम लोग हैं वो ब्रिटिश सरकार का विरोध करें, हमें करना है जन आंदोलन, लोगों को जोड़ना है। तो उन्हें लगा कि यार ये एक अच्छा पॉइंट है जहां पे हम मुस्लिमों का सपोर्ट करके हम ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, मतलब हिंदू मुस्लिम एकता कायम कर सकते हैं। तो गांधी जी ने इस आंदोलन को समर्थन दिया और उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता और अंग्रेजों के खिलाफ स्वराज, देखिए गांधी जी का इरादा बहुत अच्छा था, वो देश की स्वतंत्रता के लिए सबको साथ लाना चाह रहे थे। तो जहां जहां उन्हें अवसर लगा उन चीज़ों के लिए उन्होंने कोशिश की। तो वो उनका जो मकसद था वो स्वराज था और अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को खड़ा करना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू करना चाह रहे थे। असहयोग का मतलब देखिए, जो भी चीज़ें होती है वो भारतीय लोगों के सहयोग से चल रही थी। चाहे अंग्रेजों का शासन चल रहा था तो भी भारतीय, क्योंकि सारे जो आर्मी में लोग हैं, सरकारी नौकरियां, सारे टैक्स वगैरह सब देना, मतलब सहयोग कर रहे हैं। जब हम सहयोग नहीं करेंगे तो अंग्रेज क्या शासन चला सकते हैं? तो गांधी जी ने कहा कि अगर हम असहयोग करेंगे तो बिल्कुल अंग्रेजों का शासन जो है वो ठप हो जाएगा। तो फिर उन्होंने सितंबर 1920 में आईएनसी का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कलकत्ता का विशेष अधिवेशन हुआ था। देखिए हर साल कांग्रेस का दिसंबर में एक सालाना अधिवेशन होता था और जरूरत पड़ती तो कभी कभी बीच में भी विशेष अधिवेशन बुला लेते थे। तो सितंबर 1920 में एक विशेष अधिवेशन हुआ और उन्होंने
इस अधिवेशन में आईएनसी के दूसरे नेताओं को राजी कर लिया। आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो बड़े नेता थे उनको राजी किस के लिए क्या कि भाई देखो इसलिए मुस्लिम लोग विरोध करें अंग्रेजों का, क्यों नहीं हम भी अब विरोध करें, और हमारा तो फाइनली मकसद तो स्वराज है ना। जब सारे लोग विरोध करेंगे अंग्रेजों का शासन ठप हो जाएगा तो वही अपना आप निकल जाएंगे। फिर यहाँ पे बात उठी कि असहयोग ही क्यों, यानी दूसरा रास्ता भी तो हो सकता है ना, क्यों असहयोग करें, यही रास्ता क्यों चुना। तो महात्मा गांधी ने एक पुस्तक लिखी थी हिंद स्वराज सन 1909 में। पुस्तक के लेखक गांधी जी, पुस्तक का नाम हिंद स्वराज सन 1909, गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तक। इसमें उन्होंने एक बात बोली थी कि भारतीयों के सहयोग से ही शासन स्थापित हुआ है, कि ये जो अंग्रेजों का शासन भारत में स्थापित हुआ है और जो चल रहा है वो भारतीयों के सहयोग से चल रहा है। तो अगर हम वापस ये सहयोग वापस ले लें तो जाहिर सी बात है अंग्रेजों को ये देश छोड़ना पड़ेगा। तो चरण कौन कौन से स्टेप करने अब इसमें, तो उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्रदान की गई समस्त उपाधियां लौटा दो। दोस्तों एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उसके विरोध स्वरूप गांधी जी ने स्टार ऑफ इंडिया जो उनको अवार्ड दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा वो उन्होंने लौटा दी। रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि, नाइटहुड की जो उपाधि दी गई थी वो उन्होंने लौटा दी, और ऐसी उपाधियाँ पहले भी लौटाई गई है ना। सन 1918, ये 1918 के बाद का दौर है। तो उपाधियाँ जितनी भी मिली हैं आप लौटाइए। सरकारी नौकरी यानी चाहे आप रेलवे में हो, चाहे आप टीचर हो, चाहे आप वकील हो, सारी नौकरियाँ छोड़ दो। सेना की, पुलिस की, अदालत और विधान परिषद, विधान परिषद मतलब कुछ जगह विधान परिषद के चुनाव होते थे, भारतीयों को यह अधिकार दिया गया था कि आप चुनाव लड़के वहाँ नेता बन सकते हो और अपना काम कर सकते हो, लेकिन अधिकार कुछ खास थे नहीं। तो उन विधान परिषदों के चुनाव लड़ना, स्कूल, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ये सारे काम करने हैं। किसने? गांधी जी ने कहा। यानी इस तरह हम असहयोग करेंगे। जब अंग्रेजों की किसी भी संस्था से हम अटैच नहीं होंगे, कोई भी काम में हेल्प नहीं करेंगे तो उनका काम ठप होगा। सन 1920 में गांधी जी ने समर्थन जुटाने हेतु देश भर में यात्राएं की। यही एक वो चीज़ थी जिसको गांधी जी को मतलब जनप्रिय या लोक नेता बनाया था। वो आम लोगों के बीच में जाते थे, रैलियां करते थे, लोगों के बीच में सभाएं करते थे, और जैसे आम लोग रहते, आम लोग खाते पीते, ठीक वैसे ही वो अपनी जीवन शैली रखते थे। नवंबर 1920 में विधान परिषदों के चुनाव हुए और खींचतान के बाद ये बहिष्कार। खींचतान का मतलब है कुछ लोग चाह रहे थे कि नहीं यार हमें चुनाव लड़ना चाहिए और विधान परिषद के अंदर जाकर हमें अंग्रेजों का विरोध करना, लेकिन फाइनली ये हुआ कि इस बार हम बहिष्कार करेंगे, चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। तो अंग्रेज परेशान हो गए। जैसे आप मान लो कि आप कोई भी चीज़, कोई आपका विरोध करा और वो कुछ भी सपोर्ट नहीं रहा, चुपचाप बैठ गया कि मुझे ये भी नहीं करना, तो आप परेशान हो जाओगे डेफिनेटली। फिर फाइनली होता है कांग्रेस का हर साल अधिवेशन जो दिसंबर में होता है वो वाला, दिसंबर 1920 आईएनसी का जो, और ये कहाँ पे हुआ? नागपुर अधिवेशन। तो सितंबर में कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। कलकत्ता पश्चिम बंगाल में, नागपुर महाराष्ट्र में है वर्तमान में। तो नागपुर में अधिवेशन हुआ और नागपुर अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम को स्वीकृति दिलवा दी। यानी कांग्रेस का ठप्पा लगाया कि हम असहयोग आंदोलन कर रहे जा रहे हैं। तो कब हुआ ये? दिसंबर 1920। जाहिर सी बात है जैसे ही स्वीकृति मिलेगी ये आंदोलन स्टार्ट होगा, शुरू होगा। अब आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। अब यहां से हमें यह देखना है कि जो जो लोग आंदोलन से जुड़ेंगे उनकी सोच क्या है। गांधी जी ने तो क्लियर कर दिया कि हमें स्वराज चाहिए, लेकिन जरूरी थोड़ी कि जो लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं उनको स्वराज ही चाहिए, या वो स्वराज का अर्थ वो क्या लेंगे। जैसे हम एक शॉर्ट में देखते हैं दोस्तों कि मान लो कि कोई गांव के लोग मिलेंगे, आएंगे इसमें, तो गांव के लोग क्या सोच रहे हैं, आदिवासी जंगल के लोग हैं वो आएंगे, वो क्या सोच रहे हैं स्वराज के बारे में, उनके स्वराज का अर्थ क्या है। महिलाएं जब आएगी तो महिलाओं के लिए स्वराज का अर्थ क्या है। तो ये हैं अलग अलग लोगों की सोच अलग अलग कि वो स्वराज के बारे में या स्वराज का अर्थ क्या ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए असहयोग आंदोलन, तो खिलाफत सही थी, यानी इसमें असहयोग में खिलाफत भी है ना। शुरू कब हुआ? जनवरी 1921 में। हालांकि नॉर्मली पहले थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया था, ठीक है, लेकिन फाइनली कांग्रेस की परमिशन मिलने के बाद एक बड़े जन आंदोलन के रूप में ये शुरू हुआ था जनवरी 1921। इसमें विभिन्न सामाजिक समूह आए थे। सामाजिक समूह मतलब जैसे कि विद्यार्थियों का, टीचरों का, डॉक्टरों का, वकीलों का, नेताओं का, है ना, आदिवासियों का, महिलाओं का, गांव वालों का, शहरी लोगों का। तो जैसे सामाजिक समूह थे उनकी आकांक्षाएं, उनकी इच्छाएं भी अलग अलग थी। इच्छाएं मतलब वो स्वराज के लिए अलग। जैसे किसान की क्या डिमांड है, किसान तो कहेगा भाई लगान कम करो, हमें जो खेत की जमीन है वो हमें परमानेंट मिले। तो इस प्रकार उनके अर्थ उन्होंने भिन्न भिन्न लिए। यानी स्वराज का अर्थ जितने ग्रुप थे सारे ग्रुप ने अपने हिसाब से स्वराज का अर्थ लगाया था। अब बात करते हैं हम शहरों में आंदोलन। तो शहरों में किस प्रकार आंदोलन थे, किन लोगों ने भाग लिया और उन्होंने क्या क्या किया वो देखते हैं। तो शुरुआत शहरी मध्य वर्ग,
शहरों में भी न तो जो बहुत अमीर लोग थे उन्होंने भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया और बिल्कुल गरीब थे उन्होंने भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो केवल जो मध्यम वर्ग थे वो इस आंदोलन से जुड़े, और विशेषकर विद्यार्थी, वकील और अध्यापक, ये वर्ग। ज़्यादातर प्रांतों में परिषद के चुनाव को बहिष्कार किया गया, लेकिन एक ऐसा राज्य था, एक ऐसा प्रांत था जहाँ पे चुनाव का बहिष्कार नहीं किया गया, ये थे मद्रास में। और किस पार्टी ने बहिष्कार नहीं किया? जस्टिस पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कारण क्या था? जस्टिस पार्टी के जो नेता थे उन्हें लग रहा था कि हम चुनाव लड़के वो सारे अधिकार प्राप्त कर सकते हैं जो केवल ब्राह्मणों को प्राप्त थे, यानी गैर ब्राह्मणों को जो अधिकार प्राप्त नहीं थे वो अधिकार हम प्राप्त कर सकते हैं चुनाव लड़ करके। तो उन्होंने 1920 में, आ सकता है कि ऐसे कौन सा राजनीतिक दल है जो 1920 में विधान परिषदों के चुनाव का बहिष्कार नहीं किया था? जस्टिस पार्टी। कांग्रेस की ने तो आधिकारिक तौर पर बहिष्कार किया था। इसके अलावा और क्या चीज़ें हुई? पिकेटिंग। पिकेटिंग का मतलब ये होता है दोस्तों कि शराब की दुकानों पर धरना देना, यानी आम जो रास्ता होता है आने जाने का उसके बीच में बैठ जाना, तो उसको बोलते हैं पिकेटिंग करना। तो शराब की दुकानों पर पिकेटिंग की गई, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, और विदेशी कपड़ों की होली जलाने का इफेक्ट ये पड़ा कि विदेशी कपड़ों का जो आयात है सन 1920-21-22 में वो आधा हो गया, यानी आधी भी बिक्री नहीं हो रही है। और इसका एक और बेनिफिट मिला कि फिर लोग विदेशी चीज़ों को बहिष्कार करेंगे तो भारतीय चीज़ों को खरीदेंगे ना, तो भारतीय कपड़े मिलों और हथकरघों को बढ़ावा मिला और स्थानीय उद्योग बढ़ने लगे, तो कहीं ना कहीं वापस बेनिफिट मिले। और धीरे धीरे बाद में क्या हुआ? शहरों में आंदोलन धीमा होने लगा। अब इसका एक पॉइंट क्या है कि कारण जो लोग कपड़ा खरीद रहे थे वो खादी कपड़ा खरीद रहे, वो कपड़ा काफ़ी महंगा हुआ करता था, और वैकल्पिक भारतीय संस्थानों का अभाव, यानी वकील ने वकालत छोड़ दी है ना, कोर्ट जाना बंद कर दिया, तो वो जॉब क्या करेगा? उसे कहीं ना कहीं तो संस्था चाहिए ना। बच्चे स्कूल जाना छोड़ दिया, टीचर ने पढ़ाना बंद कर दिया, तो उनको वैकल्पिक संस्था चाहिए कहीं ना कहीं जाके, जहाँ जाके वो जुड़ सके और अपना काम कर सकें। ये चीज़ नहीं हो रही थी। केवल बहिष्कार करने से आप कितने दिन बहिष्कार करके बैठोगे? तो धीरे धीरे आंदोलन जो है धीमा पड़ने लगा शहरों में। अब बात करते हैं ग्रामीण इलाकों में क्या हो रहा था। तो ग्रामीण इलाकों में बात करेंगे हम किसानों की और आदिवासियों की। इन्होंने संघर्ष किया और वे इस आंदोलन में समा गए, यानी ये जो असहयोग आंदोलन था इसमें वो सम्मिलित हो गए, लेकिन अपनी मांगे, अपनी डिमांड्स के साथ। तो आप जाहिर सी बात है उनकी क्या डिमांड्स थी देख सकते हैं। ऐसी ही बात करते हैं हम अवध की। अवध में किसानों का नेतृत्व किया था बाबा रामचंद्र ने। बाबा रामचंद्र, ध्यान रखना दोस्तों, प्रश्न अच्छा बन सकता है। 1921 में या असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? बाबा रामचंद्र ने। तो बाबा रामचंद्र कौन थे? ये गिरमिटिया मजदूर था। गिरमिटिया मजदूर का मतलब एग्रीमेंट होता था और विदेश में यहाँ पे भेजते थे अंग्रेज सरकार, ब्रिटिश सरकार, और कई वर्षों तक उन्हें एक तरीके से बंधुआ मजदूर के जैसे काम करना पड़ता था। इनको भी फिजी में भेजा गया था, ठीक है। अब जाहिर सी बात हमने पहले भी चर्चा की कि जो वर्ग, जो समूह आंदोलन से जुड़ रहे हैं उनकी अपनी डिमांडें, अपनी सोच है। तो ये लोग किस लिए जुड़ रहे थे साथ में? ये अधिक लगान की वजह से बेगार, बेगार का मतलब है बिना मेहनताने के कार्य करवाना, और बार बार पट्टे की जमीन से हटाना। तो किसान जितने भी लोग थे अपनी चीज़ों को लेकर स्वराज से जुड़ा कि हमारे लिए स्वराज का अर्थ ये है, यानी स्वराज मिलेगा तो ये चीज़ें हो जाएगी, इसलिए वो आंदोलन से जुड़े। और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम अलग है दोस्तों। देखिए, ये ब्रिटिश सरकार है, ये आम जनता है। गांव में क्या होता था, बीच में जो लोग होते थे वो जमींदार होते थे। ये जमींदार मान लो, तो अंग्रेज डायरेक्ट यहाँ डील आम जनता से नहीं करती। तो यहाँ किसानों ने किसके विरोध विद्रोह किया था? जमींदारों के खिलाफ। और सामाजिक बहिष्कार का मतलब है नाई, धोबी, ये जो सुविधाएं हैं वो उनको बहिष्कार कर दिया कि हम आपका काम नहीं करेंगे। सन 1920 में जवाहरलाल नेहरू अवध के गांवों का दौरा किया और अक्टूबर 1920 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और अन्य जो नेता थे उन्होंने मिल करके अवध किसान सभा का गठन किया। किसका? तो अवध किसान सभा का गठन अक्टूबर 1920 पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र और अन्य नेताओं ने, ठीक है। तो ये दो नाम आपको याद रखना है। बाद में इस आंदोलन ये हिंसक हो गया, इसलिए आईएनसी का शीर्ष नेतृत्व खुश नहीं था। हिंसक किसके खिलाफ? अब ये हिंसा अंग्रेजों के खिलाफ नहीं कर रहे हैं। जो गाँव में जो तालुकादार थे, जो जमींदार थे, जो सामंत थे, उनके मकानों पर हमला किया और बाजारों में लूटपाट करने लगे। तो कांग्रेस इससे खुश नहीं थी। उन्हें यह भी डर था कि जो जमींदार हमसे जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं हमसे नाराज हो जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। इससे आगे जो अलग अलग वर्ग हैं उनके अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। बहुत जल्दी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।